स्वागत है आपका। इस प्लेलिस्ट में हम चैप्टर नंबर 8 मोशन के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए और सैम्पल पेपर्स के लिए अलग प्लेलिस्ट है। तो पिछली वीडियो में हमने जहां तक कवर कर लिया था, अब उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है तब उसका ग्राफ किस तरह का बनेगा, और अगर ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है तब उसका ग्राफ किस तरह का बनेगा। नेचर ऑफ ग्राफ का मतलब होता है कि आपने ये बताना है कि ग्राफ की ना शेप किस तरह की होगी, कि एक स्ट्रेट लाइन होगी या कर्व्ड लाइन होगी या यू की शेप में बनेगा या वी की शेप में बनेगा। नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब है कि हमने बताना है कि ग्राफ की शेप किस तरह से होगी। चलो देखो, आंसर पे आते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है ना, तो उसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा जो कि टाइम एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल बना रहा होगा। इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस का मतलब है कि ये जो टाइम वाली लाइन है उसके साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जब भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी ना, तो उसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड पर मूव कर रहा है। और यूनिफॉर्म मोशन का मतलब यही होता है, मोशन एट कांस्टेंट स्पीड। तो फर्स्ट पार्ट के आंसर में आप ऐसे लिखोगे। पहले तो आप ये वाला ग्राफ बनाओगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपने एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है। फिर आप आंसर ऐसे लिखोगे, फॉर यूनिफॉर्म मोशन डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस। जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन के अंदर होता है तो उसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है जो कि टाइम एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा। सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में पूछ रहे थे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर अगर ऑब्जेक्ट है तो जो उसका ग्राफ है वो किस तरह का बनेगा। देखो, यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ बनता था स्ट्रेट लाइन, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन को छोड़ के किसी भी तरह का आप ग्राफ बना दो। देखो, जैसे ये वाला जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड पर मूव नहीं कर रहा। इस वाले केस में तो स्पीड इंक्रीज हो रही है, ये एक्सलरेशन का ग्राफ है। अगर आप ऐसा बनाओगे तब भी ठीक है। ये वाला जो ग्राफ है वो रिटार्डेशन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब स्पीड डिक्रीज हो रही है। शुरू में स्पीड ज्यादा है, बाद में स्पीड कम हो जाती है, तो स्पीड डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब कांस्टेंट स्पीड पर मूव नहीं कर रहा। तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है। और आप ग्राफ इस तरह का भी बना सकते हो। देखो, पूरे के पूरे ग्राफ के अंदर अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरह के कर्व्स आ रही है। जो इतना पार्ट है, पहले इतना पार्ट इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि पहले ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड पर मूव कर रहा था, इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद वो रुक गया। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जब ऐसी स्ट्रेट लाइन आती है ना जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल होती है, तो उसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट रुक गया, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, उसने मूव ही नहीं किया। और इस पॉइंट के बाद फिर से वो मोशन के अंदर आया और हाई स्पीड पर मूव कर रहा है। क्योंकि देखो, यहाँ पे स्लोप कम है, इतने पोर्शन की स्टीपनेस कम है, और यहाँ पे स्लोप ज़्यादा है, इतने पोर्शन की स्टीपनेस ज़्यादा है। देखो, अगर आपको इस पॉइंट से स्लाइड होकर ऐसे नीचे आना हो तो यहां से यहां तक आने के अंदर आपको ज़्यादा डर लगेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्कीप है ना। स्लाइड होके इस पॉइंट से पॉइंट ओ तक आना हो तो आपको डर कम लगेगा, क्योंकि इसकी जो स्टीपनेस है वो कम है। स्टीपनेस अगर कम हो, स्लोप अगर कम हो, तो उसका मतलब होता है स्पीड कम है। तो इतने पोर्शन में स्पीड कम थी, इस वाले पोर्शन में स्पीड काफ़ी ज़्यादा है। और ये जो बीच वाला पोर्शन है इसमें तो ऑब्जेक्ट रुका हुआ था, इसमें तो ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर ही नहीं था। तो अलग अलग पोर्शन में ऑब्जेक्ट की स्पीड अलग अलग है। तो ये वाला ग्राफ भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब मोशन एट डिफरेंट स्पीड्स। तो ये एक्सलरेशन का ग्राफ है, ये रिटार्डेशन का ग्राफ है, और इसमें अलग अलग पार्ट्स में ग्राफ, अलग अलग पार्ट्स में ऑब्जेक्ट अलग अलग स्पीड पर मूव कर रहा है। तो ये तीनों ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। आप कोई भी ऐसे लाइन बना दो जो कि ना स्ट्रेट नहीं होनी चाहिए, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो तीनों में से कोई भी आप ग्राफ बनाना, आंसर में आप ऐसे लिखोगे, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन।
अगर ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना, वो कैसा बनेगा ये तो पता नहीं है, लेकिन ये 100% है कि स्ट्रेट लाइन तो कभी भी नहीं बनेगा। तो ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट whose distance time graph is a straight line parallel to time axis। देखो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर है और उसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना, वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है पैरेलल टू टाइम एक्सिस। मतलब इस तरह का ग्राफ बनता है। ये जो नीचे वाली लाइन है वो टाइम एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है और जो हमारा ग्राफ है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस तरह का बनता है, अ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऑब्जेक्ट किस तरह के मोशन के अंदर है। तो देखो इसका आंसर ये है, जब भी आपका ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बने ना पैरेलल टू टाइम एक्सिस, उसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। देखो ग्राफ में से भी क्लियरली पता चल जाता है। 5 सेकंड्स के बाद ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे है और पॉइंट ए से लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे तो 30 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से 30 मीटर दूर है। यहाँ पे 10 सेकंड्स के बाद यहाँ से पहले ग्राफ पे जाते हैं ऊपर, ये पॉइंट बी आ जाएगा। यहाँ से फिर लेफ्ट में जाएंगे तो यहाँ पर भी 30 लिखा हुआ है, इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से 30 मीटर दूर है। पहले भी वो 30 मीटर दूर था, थोड़ी देर के बाद भी वो 30 मीटर ही दूर है, इसका मतलब वो मूव ही नहीं कर रहा, एक ही जगह पे रुका हुआ है, तभी तो डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो जब भी आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर एक स्ट्रेट लाइन आएगी ना पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। आंसर में आप ऐसे लिखोगे, अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट्स दैट द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जब भी हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल होगी, तो उसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट उतने पोर्शन के अंदर उतने टाइम के लिए मोशन में नहीं है, वो रुका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे वाला जो एरिया होता है, वो एरिया किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। क्वांटिटी का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसकी मेजरमेंट की जा सकती हो। जैसे डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं ना, तो डिस्टेंस क्वांटिटी है और इसका पूरा नाम होता है फिजिकल क्वांटिटी। आप हाइट मेजर कर सकते हो तो हाइट भी फिजिकल क्वांटिटी है। आप टाइम को मेजर कर सकते हो, डिस्टेंस मेजर कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, स्पीड मेजर कर सकते हो। कोई भी ऐसी चीज जिसकी मेजरमेंट की जा सकती हो उसे बोलते हैं क्वांटिटी। अब क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे वाला अगर हम एरिया निकाल लें तो वो एरिया कौन सी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में से ना हम वैसे दो चीजें निकाल सकते हैं। एक तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर हुआ है वो भी निकाल सकते हैं, और कितनी डिस्प्लेसमेंट है वो भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने आंसर में कोई एक चीज लिखनी हो तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज्यादा एक्यूरेट है। आप लिखोगे द एरिया बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे वाला आप एरिया निकाल लो तो उससे हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता चलता है। क्वेश्चन में जब आपसे ये पूछा जाएगा ना, क्वेश्चन अगर ऐसे फ्रेम किया जाए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे वाला एरिया कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो आपका आंसर होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे वाला एरिया डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और यहीं पर इसी क्वेश्चन का एक और वेरिएशन है। वेलोसिटी की बजाय अगर यहां पे स्पीड लिखा हो और क्वेश्चन फिर आपसे यह पूछा जाए कि स्पीड टाइम ग्राफ के नीचे वाला एरिया कौन सी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि स्पीड, अगर यहां पे स्पीड हो, स्पीड टाइम ग्राफ के नीचे वाला एरिया टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड उसे रिप्रेजेंट करता है। स्पीड टाइम ग्राफ में से निकलता है डिस्टेंस, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में से दोनों चीजें निकलती हैं, कितना डिस्टेंस कवर हुआ है वो भी निकलता है और कितनी डिस्प्लेसमेंट है वो भी निकलती है। लेकिन क्वेश्चन में अगर आपसे एक चीज पूछी जाए तो आपने आंसर में डिस्प्लेसमेंट लिख के आना है। क्लियर?
तो आप अपने आंसर के अंदर पहले तो एक इस तरह से कोई भी ग्राफ बना दोगे, उसके बाद स्टेटमेंट में आप लिखोगे द एरिया बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे वाला अगर हम एरिया निकाल लें तो उससे पता चल जाता है डिस्प्लेसमेंट। जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके अंदर आप ऐसे लिख सकते हो, फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ वी कैन कैलकुलेट बोथ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में है ना, उसमें से दोनों चीजें निकल जाती हैं। उसमें से टोटल कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वो भी निकाला जा सकता है और डिस्प्लेसमेंट भी निकाली जा सकती है। अभी तो हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं ना। इससे पहले जो हमने चैप्टर की एक्सप्लेनेशन में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कवर किए थे, उसमें काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस किए हैं, जिसके अंदर ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ में से डिस्टेंस को भी कैलकुलेट किया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट को भी कैलकुलेट किया हुआ है। देखो, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, वो टाइम एक्सिस के नीचे भी बन सकता है, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं वो पॉजिटिव भी होती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं। मतलब उनका ग्राफ, ये जो टाइम वाली लाइन है, उसके ऊपर भी बन सकता है और उसके नीचे भी बन सकता है। जब ऑब्जेक्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगा तब ग्राफ टाइम एक्सिस के ऊपर बनेगा, और जब ऑब्जेक्ट नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करेगा तब ग्राफ टाइम एक्सिस के नीचे बनेगा। अगर आप ग्राफ के नीचे वाला सारा एरिया निकाल लो, जैसे ये वाला सारा एरिया निकालने के लिए ना हम इसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहले इस छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, फिर इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे, फिर इस छोटे ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, और लास्ट में ये नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। 1 2 3 4। अगर इन चारों एरियाज को आप ऐड कर देते हो तो ऐसा करने से आ जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। और अगर आपने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है ना, तो टाइम एक्सिस के ऊपर वाले एरिया में से टाइम एक्सिस के नीचे वाले एरिया को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। मतलब इस ट्रायंगल, रेक्टेंगल और ये छोटे वाला ट्रायंगल, इन तीनों के एरिया को पहले आपने ऐड करना है। जो आएगा उसमें से इस नीचे वाले ट्रायंगल के एरिया को सबट्रैक्ट कर देना है। ऐसा करने से डिस्प्लेसमेंट आ जाती है। जो ये वाला ग्राफ था ना, जो ये वाला ग्राफ है, उसके अंदर पूरा का पूरा ग्राफ ना टाइम एक्सिस के ऊपर ही बन रहा है। तो इसके अंदर का जब आप एरिया निकालोगे तो पहले आप इस ट्रायंगल का एरिया निकालोगे, उसके बाद इस रेक्टेंगल का एरिया निकालोगे, दोनों को ऐड कर दोगे। तो ऐसा करने से आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा, और इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है। तभी देखो, जो ग्राफ है वो टाइम एक्सिस के सिर्फ ऊपर ही बन रहा है। तो जब ग्राफ में सिर्फ टाइम एक्सिस के ऊपर ही बन रहा होता है, उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और अगर ग्राफ इस तरह का बन रहा है ना, मतलब थोड़ा पोर्शन ग्राफ का टाइम एक्सिस के ऊपर है और थोड़ा पोर्शन ग्राफ का टाइम एक्सिस के नीचे है, तो पहले तो आपने सारे एरियाज कैलकुलेट कर लेने हैं। उसके बाद ये जो पॉजिटिव एरियाज हैं, जो टाइम एक्सिस के ऊपर वाले एरियाज हैं, उनको ऐड करके जो टाइम एक्सिस के नीचे वाला एरिया है वो आपने उसमें से सबट्रैक्ट करना है। तो ऐसा करने से डिस्प्लेसमेंट आएगी। अगर सारे एरियाज को डायरेक्टली ऐड कर दें, फिर आ जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। अगर टाइम एक्सिस के ऊपर वाले एरिया में से टाइम एक्सिस के नीचे वाले एरिया को माइनस करें, तो ऐसा करने से आएगी डिस्प्लेसमेंट। तो आपने याद रखना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है ना, उसमें से दोनों चीजें निकल जाती हैं। उसमें से डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वेलोसिटी की बजाय अगर यहाँ पे स्पीड लिख दें तो ये वाला ग्राफ तो बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो स्पीड है ना वो नेगेटिव नहीं हो सकती। स्पीड टाइम ग्राफ में से सिर्फ डिस्टेंस निकलता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों चीजें कैलकुलेट की जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ये वाले वर्ड्स देखते ही आपने समझ जाना है कि इनिशियल वेलोसिटी u की वैल्यू 0 है, क्योंकि जब भी कोई व्हीकल स्टार्ट होता है ना, तो स्टार्ट होने से पहले वो रेस्ट पे होता है, मतलब रुका हुआ होता है। और अगर कोई भी कार या कोई बस रुकी हुई है तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी 0 है। तो स्टार्ट या स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ये वाले वर्ड्स देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो बस है, क्योंकि वो स्टार्ट हो रही है
तो इसका मतलब जरूर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। दोबारा पढ़ते हैं। अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रेस्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स। तो क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में गिवन है कि एक बस स्टार्ट होती है, स्टार्ट होने के बाद वो यूनिफॉर्म एक्सलरेशन पे मूव करती है। एक्सलरेशन का मतलब है कि स्पीड का इंक्रीज होना, और यूनिफॉर्म एक्सलरेशन का मतलब है कि स्पीड का इक्वल अमाउंट से इंक्रीज होना। और एक्सलरेशन की वैल्यू हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है। देखो यहाँ पे ना यूनिट से भी पता चल जाता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सलरेशन का ऐसा यूनिट है। और टाइम भी दे रखा है 2 मिनट्स। तो 2 मिनट्स के लिए ना बस की स्पीड लगातार इंक्रीज होती रहती है। फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड। अब क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं कि 2 मिनट्स कंप्लीट होने के बाद बस कितनी स्पीड पर पहुंच जाएगी, एक तो हमने वो फाइंड करना है। और फिर बी पार्ट में कह रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कि बस ने फर्स्ट 2 मिनट्स के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया ना, वो भी फाइंड करना है। चलो सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले तो आप लिखोगे इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0, साथ में यूनिट जरूर लगाना है, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि बस स्टार्ट हो रही थी ना। कोई भी व्हीकल जब स्टार्ट होता है तो उस समय उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। एक्सलरेशन की वैल्यू डायरेक्टली गिवन है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आप लिखोगे एक्सलरेशन a इज इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम हमें दे रखा है 2 मिनट्स, तो टाइम को t से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम की वैल्यू 2 मिनट्स दे रखी है। देखो टाइम का जो ऐसा यूनिट है ना वो सेकंड्स है, और क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है मिनट्स के अंदर। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप टाइम को सेकंड्स में कन्वर्ट करो। टाइम की वैल्यू क्वेश्चन में तो मिनट्स में भी दे रखी हो सकती है, आवर्स में भी दे सकते हैं, सेकंड्स में भी दे सकते हैं। अगर टाइम की वैल्यू सेकंड्स में दे रखी है तो ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर टाइम की वैल्यू मिनट्स में है या आवर्स के अंदर है, तो मिनट्स को सेकंड्स में या आवर्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू 120। तो टाइम की वैल्यू ना फॉर्मूला के अंदर आपने ये 120 पुट करनी है, सेकंड्स में कन्वर्ट करने के बाद जो वैल्यू आती है वो पुट करनी है, ये 2 नहीं पुट कर देना। आगे सॉल्व करते हैं। देखो हमें u दे रखा है, a की वैल्यू दे रखी है, t की वैल्यू भी दे रखी है। एक तो पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी निकालो, फाइनल वेलोसिटी निकालो, कि 2 मिनट्स के बाद कितनी स्पीड एक्वायर कर ली होगी बस ने। और क्वेश्चन के बी पार्ट में कह रहे हैं कि डिस्टेंस निकालो, कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा। चलो पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं। देखो फाइनल वेलोसिटी v की वैल्यू निकालने के लिए आपको इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करना पड़ेगा। वी नो दैट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये वाली जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो आपको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब हमें u, a और t इन तीनों की वैल्यूज क्वेश्चन में दे रखी है। u की वैल्यू 0 है, तभी हमने u की जगह पे 0 पुट किया है। एक्सलरेशन की वैल्यू दे रखी थी 0.1, तभी एक्सलरेशन की जगह पे 0.1 को पुट किया। और टाइम 120 सेकेंड्स, सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के बाद जो वैल्यू है ना टाइम की, उसे यूज करना है। तो t की जगह पे 120 को लिखा। अब u की वैल्यू 0 है, उसे तो अगले स्टेप में लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये जो 0.1 है, यहां पे देखो डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है, तो यहां से अगर आप डेसिमल पॉइंट हटाओगे तो डिनोमिनेटर में आपको 10 लगाना पड़ेगा। और ये 120 का 120 एज इट इज। अब ये 10 से डिवाइड करेंगे तो ये वाली 0 कैंसिल आउट हो जाती है, तो फाइनल वेलोसिटी v की वैल्यू है 12 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर है। 2 मिनट्स के बाद ना उसकी वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, बस की वेलोसिटी। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमसे पूछ रहे थे कि कितना डिस्टेंस कवर होगा। तो कितना डिस्टेंस कवर होगा, डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और डिस्टेंस निकालने के लिए हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। इक्वेशंस आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए तीनों की तीनों। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। डिस्टेंस को s से रिप्रेजेंट करते हैं, u रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी को, t रिप्रेजेंट करता है टाइम को, और a रिप्रेजेंट करता है एक्सलरेशन को। अब वैल्यूज पुट करते हैं। u की वैल्यू 0 है, टाइम 120, ये प्लस 1/2 का 1/2 एज इट इज।
एक्सलरेशन की वैल्यू 0.1 है और टाइम की वैल्यू 120 है, ऊपर स्क्वायर है तो आपने भी स्क्वायर लगाना है। आगे सिंप्लीफाई करते हैं। देखो जीरो से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट जीरो ही आएगा। जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज इक्वल टू जीरो। ये 1/2 का 1/2 एज इट इज। यहाँ पे अगर आप डेसिमल पॉइंट को हटाओगे तो क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है ना, तो आपको नीचे 10 लगाना पड़ेगा। तो डेसिमल पॉइंट हटा कर ये बन जाता है 1/10। और ये 120 का स्क्वायर था ना, तभी हमने यहाँ पे 2 बार लिखा है 120 मल्टीप्लाई बाय 120। आगे सिंप्लीफाई करते हैं। देखो ये 2 डिनोमिनेटर में है और ये 120 न्यूमरेटर में है, तो 2 से इस 120 को डिवाइड करेंगे तो बचेगा 60, और यहाँ पे 10 से ये लास्ट वाला 0 कैंसिल आउट हो जाएगा तो सिर्फ ये वाला 12 बचेगा। अब 60 मल्टीप्लाई बाय 12 वो 720 के इक्वल होता है, और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है मीटर, तो लास्ट में आपने मीटर ज़रूर लिखना है। अगर ये लास्ट में आप ये वाला यूनिट नहीं लिखोगे तो नंबर कटेगा आपका ना। तो ये हमारे क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का आंसर है। हमने डिस्टेंस निकालना था, डिस्टेंस की वैल्यू आ रही है 720 मीटर। इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। देखो क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन के अंदर गिवन है ये ट्रेन है और वो स्टार्टिंग के अंदर ना 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ट्रैवल कर रही है। आपने यूनिट्स की तरफ ध्यान दिया, स्पीड हमें दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, पर आपने ध्यान रखना है जब भी आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखी हो तो आपने उसे 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि स्पीड या वेलोसिटी का जो एसआई यूनिट है वो मीटर पर सेकंड में है, वो मीटर पर सेकंड है। अगर स्पीड पहले से ही मीटर पर सेकंड में दे रखी हो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखी हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसे 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। यूनिट्स का आपने हमेशा ध्यान देना है, जब भी कोई वैल्यू लिखी हो ना तो साथ में कौन सा यूनिट लिखा हुआ है उसके ऊपर आपकी नज़र जानी चाहिए। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक ट्रेन चल रही थी 90 की स्पीड पे, फिर ब्रेक्स लगाई, ब्रेक्स लगाने की वजह से एक्सलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। देखो ब्रेक लगाने की वजह से ना स्पीड डिक्रीज होती है, तो अगर यहाँ पे एक्सलरेशन की बजाय रिटार्डेशन लिखते तो फिर यहाँ पे माइनस का साइन ना लगाते, क्योंकि यहाँ पे एक्सलरेशन लिखा है तभी यहाँ पे माइनस का साइन लगाया हुआ है। एक्सलरेशन की वैल्यू अगर माइनस है तो उसका इनडायरेक्टली मतलब यही होता है कि रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब स्पीड डिक्रीज हो रही है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में अगर यहाँ पे एक्सलरेशन की बजाय रिटार्डेशन लिख देते ना तो यहाँ पे क्वेश्चन में माइनस का साइन ना लगा होता, लेकिन आपने ए की वैल्यू में माइनस जरूर लेना था। क्वेश्चन की स्टेटमेंट जैसे मर्जी दे रखी हो, आपने ना क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ के ये एनालाइज करना है कि स्पीड इंक्रीज हो रही है या फिर स्पीड डिक्रीज हो रही है। अगर स्पीड डिक्रीज हो रही हो, जैसे ब्रेक्स लगाने की वजह से स्पीड डिक्रीज होती है ना, तो ए की वैल्यू माइनस के अंदर होगी, और अगर स्पीड इंक्रीज हो रही हो तो ए की वैल्यू प्लस होगी, पॉजिटिव के अंदर होगी। एक और एग्जांपल से मैं आपको इस वाले पॉइंट को क्लियर कर देता हूं। इस न्यूमेरिकल को आगे डिस्कस करने से पहले आप ना एक छोटे से पॉइंट को समझो। इमेजिन करो कि आप ना आप इवनिंग के अंदर शाम को बाहर निकलते हो और एक पेंटिंग वाले से ना आप एक छोटी सी पेंटिंग परचेज कर लेते हो, और वो पेंटिंग आप उससे परचेज करते हो 80 रुपीज़ में, तो जो कॉस्ट प्राइस है वो 80 रुपीज़ है। फिर आप शाम को पार्क में जाते हो और वहाँ पे काफ़ी सारे लोग आए होते हैं, तो कोई ना कोई आपकी पेंटिंग खरीद लेता होता है, तो आप पेंटिंग को बेच देते हो, सेल कर देते हो 100 रुपीज़ के अंदर। 80 रुपीज़ में आपने परचेज किया था और 100 रुपीज़ के अंदर आपने बेच दिया। तो अगर हमने प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला ये होता है ना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। आपने बेचा था 100 रुपीज़ में, खरीदा था 80 रुपीज़ में, सब्ट्रैक्ट करके 20 आ रहा है, तो इसका मतलब 20 रुपीज़ आपका प्रॉफिट है। क्लियर? अब अगले दिन आपने फिर से कोई और पेंटिंग खरीदी वहाँ से, वो पेंटिंग फिर से 80 रुपीज़ की आई, लेकिन उस दिन पार्क में बारिश आ गई जहाँ पे आप खड़े होके मतलब इसको बेचने की कोशिश कर रहे थे, और बारिश की वजह से पेंटिंग भी गीली हो गई,
और पेंटिंग के जो कलर्स हैं वो भी खराब हो गए हैं, तो अब पेंटिंग प्रॉफिट में तो बिकेगी नहीं। आपको तो लग रहा था कि आज तो पेंटिंग बिकेगी ही नहीं, मतलब आपके पूरे के पूरे 80 रुपीज़ वेस्ट जाएंगे। लेकिन फिर वहाँ से कोई जा रहा होता है, वो आपकी पेंटिंग को देखता है और वो आपसे पेंटिंग परचेज करने के लिए कहता है, और वो कहता है कि मैं 40 रुपीज़ दूंगा ज़्यादा से ज़्यादा। अब आप सोचते हो कि चलो कुछ तो आ रहा है, मतलब लॉस अपना कम तो हो जाएगा, तो आप उसे बेच देते हो पेंटिंग को 40 रुपीज़ में। तो खरीदी थी आपने 80 रुपीज़ में, लेकिन बारिश की वजह से पेंटिंग थोड़ी सी खराब हो गई थी और आपने फिर पेंटिंग को बेचा है, सेलिंग प्राइस है उसकी 40 रुपीज़। अब ज़रा प्रॉफिट निकालते हैं। देखो एक्चुअल में प्रॉफिट थोड़ी हुआ तो लॉस है, क्योंकि आपने 80 में खरीदी थी और 40 में आपको बेचनी पड़ी, सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी। लेकिन फिर भी चलो प्रॉफिट निकालते हैं। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। बेचा था 40 में, खरीदा था 80 में, सब्ट्रैक्ट करने पे -40 आ रहा है। तो देखो प्रॉफिट कितना हुआ, -40 का। ये जो माइनस साइन है ना, ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्चुअल में प्रॉफिट नहीं हुआ है बल्कि लॉस हुआ है। अगर लॉस लिखेंगे तब फिर ये माइनस साइन नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये जो माइनस का साइन है वो लॉस के मतलब के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाता है। लॉस हुआ है 40 रुपीज़ का, इसका मतलब है कि जितने में खरीदी थी उससे 40 रुपीज़ कम में बेची है। लेकिन इस सिचुएशन में भी अगर कोई आपसे पूछे कि नहीं नहीं प्रॉफिट ही निकाल के बताओ, प्रॉफिट कितना है, तो आप बोलोगे प्रॉफिट हुआ है -40 का। ये माइनस साइन इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्चुअल में वो प्रॉफिट नहीं है, एक्चुअल में वो लॉस है। अब देखो ये वाला पॉइंट हमारे क्वेश्चन में कैसे यूज होता है। इस क्वेश्चन के अंदर कह रहे थे कि पहले ट्रेन चल रही थी 90 की स्पीड पर, उसके बाद ब्रेक्स लगाई, ब्रेक्स लगाने की वजह से एक्सलरेशन हो रहा है -0.5 का। एक्सलरेशन का मतलब होता है स्पीड का इंक्रीज होना, लेकिन जब ब्रेक्स लगाएंगे, ब्रेक्स लगाने से स्पीड इंक्रीज थोड़ी होती है, स्पीड तो डिक्रीज होती है। मतलब एक्सलरेशन थोड़ी होता है, वो तो रिटार्डेशन होता है। तभी देखो इन्होंने लिखा हुआ है एक्सलरेशन है -0.5 का। ये माइनस साइन इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्चुअल में एक्सलरेशन नहीं हुआ है, एक्चुअल में तो रिटार्डेशन हुआ है। जैसे जब हमने यहां पर प्रॉफिट निकाला था तो प्रॉफिट की वैल्यू -40 आ रही थी, तो ये माइनस साइन इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा था कि एक्चुअल में प्रॉफिट थोड़ी हुआ है, वो तो लॉस हुआ है। तो लॉस को भी अगर प्रॉफिट के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना हो तो यहां पे माइनस साइन लगाना पड़ता है। तो यहां पर ये जो माइनस साइन लगाया हुआ है ना, ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्सेलरेशन नहीं बल्कि वो रिटार्डेशन है। ब्रेक्स लगाने से स्पीड डिक्रीज होती है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव में आने का मतलब भी यही होता है कि एक्चुअल में रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब स्पीड डिक्रीज हो रही है। अब भले ही एक्सेलरेशन लिखा हो भले ही रिटार्डेशन लिखा हो, दोनों को रिप्रेजेंट ए से ही करते हैं। तो ए की वैल्यू इस क्वेश्चन के अंदर होगी -0.5। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में रिटार्डेशन लिखा होता ना, तो फिर यहाँ पे माइनस का साइन ना लगाते, फिर भी आपने ए की वैल्यू -0.5 लेनी थी। अगर यहाँ पे रिटार्डेशन होता तो क्वेश्चन में माइनस का साइन ना लगा होता। तो आपने याद रखना है, इसी क्वेश्चन को अगर यहाँ पे रिटार्डेशन लिख के दे दिया जाए ना, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट से माइनस साइन नहीं लगाएंगे। आपने ध्यान रखना है, रिटार्डेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सलरेशन। तो कभी भी क्वेश्चन में अगर रिटार्डेशन की वैल्यू दे रखी हो, तो जो भी वैल्यू दे रखी हो आगे नेगेटिव साइन जरूर लेना होता है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फाइंड करो, मतलब पता लगाओ, हाउ फार द ट्रेन विल गो, मतलब जो ट्रेन है वो कितनी दूर तक जाएगी, बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट, इससे पहले कि वो रुक जाए। मतलब ब्रेक्स लगाने की वजह से जो ये नेगेटिव एक्सलरेशन हो रहा है, स्पीड डिक्रीज होती जा रही है, तो पता लगाओ ट्रेन रुकने से पहले कितनी दूर तक जाएगी। हाउ फार का मतलब है कितनी दूर, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। और क्योंकि लास्ट में ट्रेन रुक जाती है, लास्ट में ट्रेन रेस्ट पे आ जाती है, तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। क्योंकि अगर कोई व्हीकल रुक गया है तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो है। तो ये जो रेस्ट लिखा हुआ है ना, यहां से आपको पता चलेगा कि फाइनल वेलोसिटी v की वैल्यू जीरो है। चलो सॉल्यूशन पे आते हैं। हमें स्टार्टिंग में दे रखा था कि ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी पे मूव कर रही है। तो ये किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपने 5/18 से मल्टीप्लाई किया था।
अब पहले 18 और ये 90 इन दोनों को आप डिवाइड कर लोगे 6 आएगा, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 30। तो u की वैल्यू क्वेश्चन में तो 90 दे रखी है, लेकिन आपने u की वैल्यू 90 नहीं यूज करनी, ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के बाद जो वैल्यू आती है इसे यूज करना है। तो इक्वेशन में u की जगह पे हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, 30 पुट करेंगे। एक्सलरेशन की वैल्यू दे रखी थी -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो डायरेक्टली दे रखा था। देखो यूनिट भी ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होता है एक्सलरेशन का यूनिट, और वही है। v की वैल्यू 0 है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था ना कि लास्ट में वो रुक जाती है, रेस्ट पे आ जाती है। अगर ट्रेन रुक जाती है तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 है। और हमने पता लगाना था हाउ फार द ट्रेन विल गो। हाउ फार मतलब ट्रेन कितनी दूर जाएगी, मतलब डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। तो v पता है, u पता है, a पता है, s निकालना है। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो हमें इस इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा। हमारे सिलेबस में ये जो तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन है ये तो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो ये है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो s नहीं पता, बाकी तीनों चीजें पता है, v भी पता है, u भी पता है, a भी पता है। तो v, u और a की वैल्यूज पुट करेंगे तो यहां से हम s निकाल सकते हैं। वैल्यूज पुट करते हैं। v की वैल्यू थी 0, क्योंकि लास्ट में रुक जाती है ना, और स्क्वायर था तो हमने भी स्क्वायर लगा दिया। 0 का स्क्वायर वैसे 0 ही होता है, ये फॉर्मूले का माइनस है तो ये एज इट इज रहेगा। u की वैल्यू थी 30, स्क्वायर है तो आपने भी स्क्वायर डालना है। 2 एज इट इज, एक्सलरेशन की वैल्यू -0.5 है, और s हमने निकालना है। ये 5 है और ये s है, ये डॉट का मतलब है कि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, a और s आपस में मल्टीप्लिकेशन के अंदर है। माइनस का माइनस एज इट इज रहेगा, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, उसे लिखने की जरूरत ही नहीं है। 30 का स्क्वायर होता है 900, ये 2 का 2 एज इट इज रहेगा। माइनस था तो आपने भी माइनस लगाना है, और ये डेसिमल पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 लगाना पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है। ये s को आपने एज इट इज लिखना है, s की तो वैल्यू निकालनी है। अब देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 होता है, तो 10 और 10 ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ माइनस का साइन बचेगा और ये s बचेगा, तो माइनस एस, और यहाँ पे माइनस 900 है, तो माइनस से ये वाला माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाता है, तो एस की वैल्यू 900 आ रही है। तो इसका मतलब ट्रेन रुकने से पहले 900 मीटर इतना डिस्टेंस कवर कर लेगी। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। शेर की तरह पूरी ताकत से तैयारी करनी है एग्जाम की। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ऑल द बेस्ट।